देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में बीजेपी का आरोप, अगुस्ता डील में यूपीए सरकार के दौरान ली गई रिश्वत। कांग्रेस ने की तय समय में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। सीबीआई पूछताछ में गौतम खेतान ने माना पैसे लेने के लिए बनाई फर्जी कंपनी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े रियल एस्टेट खिलाड़ियों को दिया झटका। मंत्री डेवलपर्स पर लगाया 117 करोड़ का जुर्माना। जेपी ग्रुप से सोनभद्र जिले की 2500 एकड़ जमीन वापस लेने का आदेश। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में दिल्ली वालों को झेलना पड़ सकता है भारी बिजली संकट। एनटीपीसी ने बीएसईएस को दी चेतावनी, 5 दिन में बकाया नहीं चुकाया तो दिल्ली होगी बिजली बंद। शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स में 127 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी 7700 का स्तर बचाने में कामयाब। लंबे इंतजार के बाद नवीन जिंदल की जेएसपीएल का छत्तीसगढ़ पावर प्लांट बिका। बड़े भाई सज्जन जिंदल की जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 4000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर की डील की घोषणा। और पुराने गिले शिकवे भुलाकर लालू यादव के घर गए बाबा रामदेव। पतंजलि के प्रोडक्ट्स का दिया तोहफा। बाबा रामदेव ने लालू के चेहरे पर लगाई गोल्ड क्रीम। अगुस्ता पर राज्यसभा में आज जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में तीखी तकरार हुई है। अगुस्ता मामले में चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में जवाब के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इटली के कोर्ट ने माना है कि रिश्वत ली गई है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले की तय समय में जांच हो और ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। A litany of omissions and commissions at various stages of decision-making process indicate malafide and corrupt actions driven by the goal to favor a particular vendor. This has been recognized by the Italian court in their judgment. The decision to change the height was taken by then PMO, then government. From 6,000, I will place it here, all these things. From 6,000 to 4,000, it was taken at that time. राज्यसभा में आज अगुस्ता पर हुई चर्चा के बारे में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहली बात, जिस तरीके से जवाब कांग्रेस की तरफ से आए, आपको लगता है कि वो उनके बचाव के लिए काफी है या फिर नहीं? आपके आरोप साबित होकर रहेंगे? ये कांग्रेस का तो वो जो नेशनल हेराल्ड में दिया वही है, 2G में दिया वही है, कोयला में दिया वही है कि क्या प्रूफ है? ये सवाल प्रूफ का नहीं है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर उनके जो थे एंटनी, उन्होंने खुद मान लिया है कि यहाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कई हमारे यहाँ इंडिया के लोगों को मिला है। ऑलराइट, तो एक अपराध हुआ है। अपराध का जांच करने के लिए पूछताछ करनी होगी। तो एक तरफ तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखेगा कि कहाँ पैसा गया, ये सब तो उनकी काम है। लेकिन जिनका नाम किधर ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आया है, जो निर्णय करने की स्थिति में थे, उनका अब इंटरोगेशन होगी। आपने जो बातें कही लोग सभा मैंने सुना, उसमें जिस ट्रांसक्रिप्ट का आपने हवाला दिया, वो सारी चीजें 2013 में ही सीबीआई के पास फोन ट्रांसक्रिप्ट आ गए थे बिचौलिए के। फिर हम अब जाके इटालियन कोर्ट के हवाला से आ रहे हैं। आपको लगता है सीबीआई भी इस मामले में थोड़ी सी सुस्ती पड़ी रही? सुनकर सवाल मत पूछिए। मैंने मूलतः पार्लियामेंट के क्वेश्चंस और सीएजी पर डिपेंड किया था। मैंने ये बताया कि ये सीएजी रिपोर्ट में साफ है कि जो कैबिन हाइट है, इन्होंने जानबूझकर उसको बढ़ाया ताकि एक ही कंपनी आए, वही काफी है प्रोसिक्यूशन के लिए। आरोप यह है कि इस पूरे मुद्दे को जानबूझ के सरकार जिंदा रखना चाहती है, जब चाहे आरोप लगाना कोई सस्ता है भाई। आज सीबीआई से पूछताछ में वकील गौतम खेतान ने ये बात मान ली है कि उन्होंने अगुस्ता वेस्टलैंड डील से पैसे लेने के लिए एक फर्जी कंपनी बनाई और इससे पहले ईडी भी गौतम खेतान को अपने रडार पर ले चुकी है। उनके घर पर छापेमारी भी हुई थी। वहीं इस मामले में आज तीसरे दिन भी पूर्व वायुसेना चीफ एसपी त्यागी से सीबीआई ने पूछताछ की है और सीबीआई मुख्यालय में उनसे पूछताछ हुई है और ईडी ने एमआरएमजीएफ समूह के श्रवण गुप्ता को भी समन जारी किया है। सीबीआई गौतम खेतान और पूर्व वाइस एयर चीफ
मार्शल एसपी त्यागी से कल भी पूछताछ करेगी। अगुस्ता मामले पर दिन भर हुए हंगामे और जांच के बारे में आइए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये समझाए कि अगुस्ता मामले पर राज्यसभा में हुई बहस में आखिर क्या बातें सामने निकल कर आई हैं आज? दरअसल जब बहस की शुरुआत हो रही थी तो सबकी नजर इस बात पे थी कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोलते हैं, क्योंकि जब वो राज्यसभा में जा रहे थे तो उससे पहले हम लोगों से बातचीत किए वैसे अनौपचारिक तौर से, तो उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि काफी तैयारी के साथ आए हुए हैं और वही हुआ। बहस की शुरुआत में उन्होंने तमाम तथ्य दिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं और हर वो तथ्य, हर वो दलील देने की कोशिश की जो ये साबित कर सके कि इस पूरे सौदे में रिश्वत ली गई, और रिश्वत ली गई तो वहां पर उस वक्त की जो सरकार थी, सरकार ने रिश्वत लिया। बीच में कुछ ऐसे बात कह दिए जिनको लेकर विपक्ष काफी उग्र हो गया। मिसाल के तौर पर एपी एक नाम आ रहा है जो वहां पे इटली कोर्ट ने उसको दर्ज किया, एपी को पैसे दिए गए। एपी का नाम आते ही यहाँ पे कांग्रेस काफी हंगामा उतर आया। जब कांग्रेस की बारी आई तो कांग्रेस की तरफ से ये कहीं नहीं किया गया कि इस मामले में गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ हुई है, इसकी जांच चल रही है, तो जांच आने तक का इंतजार करना चाहिए। और ये आरोप कि कांग्रेस के लोगों ने, रक्षा मंत्री ने या फिर कांग्रेस लोगों ने पैसे लिए, इसको सिरे से खारिज करने की कोशिश कांग्रेस ने की। कुछ सदस्यों ने, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं थे, उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। इस पर सरकार की तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं आया या फिर इसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आई है लक्ष्मण की गौतम खेतान ने कबूल लिया है कि उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई थी, तो अब इसको कैसे देखा जाए, क्या माना जाए, इससे जांच में क्या और मजबूती मिलेगी? वाकई इससे जांच में काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में हो क्या रहा था कि रिश्वत दी गई है, रिश्वत दी गई है साबित हो गया, ये साफ था। लेकिन रिश्वत आई तो कहां से आई, कैसे आई, किसके पास पैसा गया, और जिसके पास पैसा गया उसका क्या नाता रिश्ता था उस सरकार के साथ, ये साबित नहीं हो पा रहा था। कल हमने देखा कि 3 कंपनियों में हमारे हिस्सेदारी है, ये खुद उस समय के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष ने सीबीआई के सामने स्वीकार किया, और आज गौतम खेतान ने स्वीकार किया, जैसा कि सीबीआई दावा कर रही है कि एरोमेट्रिक्स एक कंपनी थी जिसको जानबूझकर इसलिए बनाया गया था ताकि रिश्वत का पैसा इस कंपनी के जरिए रूट किया जाए, यानी लाया जाए और भारत में जो इसमें शामिल थे उनको पहुंचाया जाए। तो आशीष खेतान जैसा सीबीआई दावा कर रही है, अगर स्वीकार करते हैं तो इस पूरे मामले में मनी ट्रायल को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और ये साबित करना काफी आसान हो जाएगा कि रिश्वत लेने वाला कौन था और गुनहगार असली कौन था। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां खराब ग्लोबल संकेतों के कारण आज घरेलू बाजार गिरकर बंद हुए हैं। एशिया में कमजोरी और यूरोप में सुस्ती के चलते सेंसेक्स करीब 0.5% कमजोरी के साथ आज बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 7,700 के करीब बंद हुआ है। बाजार पर पूरी जानकारी के लिए चलते हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी, ये बताएं कि आज क्या वजह रही कमजोरी के पीछे? देखिए, शुरुआत भारतीय बाजारों की कमजोरी, उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि कल देर रात अमेरिका में कमजोर सेशन था और उसके बाद आज सुबह एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई है, उससे दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिन के दौरान यूरोप के बाजार भी कमजोर थे और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े लाल निशान में 40-50 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उससे भी मूड थोड़ा खराब हुआ। लेकिन बड़ी वजह जो गिरावट की थी वो एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा। कल के सेशन में कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी दोनों जगह एफआईएस ने अच्छी खासी बिकवाली की, जिससे ट्रेडर्स को समझ में आ गया कि ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना है। लेकिन निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी भी आई। पहले तो थोड़ा डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से खरीदारी का सपोर्ट मिला और दूसरा 7,700 का आंकड़ा अहम माना जा रहा है। वायदा कारोबार में पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसी लेवल पर है, इसे एक अहम सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। फाइनली बाजार उन्हीं लेवल के आसपास जाकर निफ्टी पर बंद होता दिखा, 7,700 के बेहद करीब। सेंसेक्स में भी नुकसान दिखा 0.5% के आसपास का। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर काफी उतार चढ़ाव के साथ है, लेकिन फाइनली कमजोरी यहां पर बेहद ज्यादा थी। 1.5% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में और 0.25% का नुकसान स्मॉल कैप शेयरों में दिखा। और बैंक निफ्टी में भी आप नजर आने तो आज यहां पर कमजोरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम थी। फाइनली बंद होते थे ये भी 0.5% के नुकसान के साथ। शुक्रिया अनिल जी इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जीएसपीएल को जिस डील का लंबे समय से इंतजार था वो आखिर हो ही गई। जीएसडब्ल्यू ने उससे छत्तीसगढ़ का पावर प्लांट खरीद लिया है। इस डील के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा।
JSW एनर्जी और GSPL की जो डील है, अगर ये समझे तो आप इसको कुल मिला के फायदे और नुकसान की स्थिति में देखेंगे तो विन विन सिचुएशन एटलीस्ट कम से कम दोनों कंपनीज के तौर पर बनती है, जिसमें पलड़ा ये कह सकते हैं काफी हद तक JSW एनर्जी की तरफ भी भारी होता हुआ दिख रहा है। वो इस वजह से अगर JSW एनर्जी के लिहाज से समझा जाए तो कंपनी इस समय एक्सपेंशन मोड में है और JSW एनर्जी करीब 2025 तक 12,000 मेगावाट की उत्पादक क्षमता अपना करना चाहती है। फिलहाल इसकी क्षमता करीब 4,500 मेगावाट है। अगर JSPL का ये प्लांट इनको मिलता है तो 1,000 क्षमता वाला प्लांट इनके पास सीधा आ जाएगा और आगे चल के बीना में एक JP ग्रुप का प्लांट भी ये लेना चाहते हैं, जिसकी क्षमता करीब 500 मेगावाट है और साथ ही ओडिशा में मोनेट पावर का एक 1,050 मेगावाट का प्लांट भी ये खरीदना चाहते हैं। तो कुल मिला के अगर ये दोनों प्लांट भी खरीद लेते हैं और JSPL की डील भी हो जाती है तो इसकी जो क्षमता है वो 2,500 यूनिट से बढ़ जाएगी, इनकी 6,000 के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे और इसका फायदा इनको इसलिए मिलेगा क्योंकि 2025 तक का जो टारगेट है वो 12,000 मेगावाट है, जिसका करीब आधा ये इसी 2-3 डील से ही पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथी तिमाही में बड़े प्रोविजनिंग पर ICICI बैंक के MD और CEO चंदा कोचर ने भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार दिखाई देगा। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि एसेट्स की सही कीमत मिलने पर ही इन्हें बेचा जाएगा। चंदा कोचर ने यह भी कहा कि आने वाले समय में किसी स्टील कंपनी की बिक्री हो सकती है। It doesn't help that you all are more prepared to take a write down because you all have provided. Yeah, but I think, to be practical, I think we should take a practical view. If we think we are getting the right value and this is the right value, then I guess we should provide for it and move on. But it's really not about that. It's about the fact that with the slowing commodity cycle, you actually may not get the right value for the assets, in a big way, and therefore it's not worth doing fire sales and reducing value. NGT ने एक बार फिर बिल्डर्स पर सख्ती दिखाई है। 2 अलग अलग मामलों में बंगलुरु में मंत्री डेवलपर्स पर झील की जमीन पर अतिक्रमण के लिए जुर्माना लगाया गया है। वहीं JP ग्रुप से सोनभद्र की जमीन वापस लेने का फैसला सुनाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, मंत्री डेवलपर्स को क्या सजा दी है NGT ने? कविता, काफी बड़े और नामी डेवलपर माने जाते हैं मंत्री डेवलपर्स बैंगलोर के। कोर्ट ने पाया कि ये जो 2 महत्वपूर्ण झील है बैंगलोर में, बेलंदूर और अगारा, वहां पे झील की जमीन पर न सिर्फ इन्होंने अतिक्रमण किया बल्कि उसकी पूरी इकोलॉजी को भी तहस नहस कर दिया और इसलिए 117 करोड़ का फाइन लगाया गया है मंत्री डेवलपर्स के ऊपर। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे क्षेत्र में जब तक अब तक जितने भी एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए गए हैं उसे पूरी तरह से क्वैश कर दिया जाए। 3 एकड़ की जमीन में मंत्री डेवलपर को डेवलपमेंट करना पड़ेगा और ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कविता, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा बैंगलोर में बाढ़ आ गई थी और उसके बाद जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि इस बाढ़ की वजह ये थी कि जो पानी झील में जाना चाहिए था वो सड़कों पर आ गया, क्योंकि झील की जमीन पर तो बिल्डिंग्स बन गए। तो इसलिए इकोलॉजी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक निश्चित दूरी तक कोई भी डेवलपमेंट ना किया जाए इन झीलों के पास। बिल्कुल, साथ ही ये बताएं कि NGT ने JP ग्रुप को क्या कहा है। जी, JP ग्रुप ने सोनभद्र में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दक्षिण में कई सारी जो जमीन 2009 में मायावती सरकार के समय में JP ग्रुप को दी गई थी उसे वापस लेने का फैसला किया, यानी कि ये जमीन वापस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाएगी। कोर्ट ने पाया कि ये पूरी जमीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, काफी इको सेंसिटिव है और गलत तरीके से दिया गया था JP ग्रुप को और इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसे कोई मालिकाना हक नहीं बनता है JP ग्रुप का। न सिर्फ ये जमीन वापस ली जाए बल्कि जिन अधिकारियों ने इसे दिया उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। हम आगे बढ़ते हैं। रिटेल दिग्गज फ्यूचर ग्रुप अब फैशन और फूड के बाद फर्नीचर सेक्टर पर फोकस बढ़ाएगी और कंपनी ने हाल ही में ऑनलाइन कंपनी फैब फर्निश को खरीदा है। कंपनी के फाउंडर और CEO किशोर बयानी से खास बात की हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने। हमारी ब्रीफ एकदम क्लियर है, 3 महीने के अंदर वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल एंड वी हैव अ फुल प्लान टू बी प्रॉफिटेबल। टुमारो इज आवर लॉन्च फॉर फैब फर्निश इन द न्यू अवतार एंड आई थिंक वी विल बी सरप्राइजिंग एवरीबॉडी दैट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी बिल्ट इन ई-कॉमर्स बिजनेस। बिल्कुल सर, भारतीय रिटेल की बात करें तो क्या मर्जर के जो डिटेल्स हैं और क्या किस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा दोनों कंपनियों के बीच? आई थिंक दोनों कंपनियां ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, दोनों कंपनियां अपने आप में ऑपरेट कर रही है। 2 फॉर्मेलिटी बची है, नेम चेंज की और लिस्टिंग ऑफ द न्यू एंटिटी की, जो कि डीमर्ज एंटिटी भारतीय रिटेल के साथ हमारा जो रिटेल बिजनेस मर्ज हुआ है वो फॉर्मेलिटी 60 to 70 डेज में कंप्लीट हो
हो जाएगी और बिजनेस एज यूजुअल। तो हम लिस्टिंग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? आई थिंक 60 to 70 days फ्रॉम May 10th। और भारतीय रिटेल के लिए स्पेसिफिकली क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी आगे जाते हुए? आई थिंक एक बड़ा बिजनेस है भारतीय रिटेल का। रिटेल बिजनेस ये साल 17-18 हज़ार करोड़ के करीब होगा। उसकी एक अपनी एक स्ट्रैटेजी है एंड ये साल 35 से 40 नए बिग बाजार खुलेंगे। होम टाउन भी उसी में है, E-Zone भी उसी में है, फूड हॉल भी उसी में है। तो काफ़ी बिजनेसेस हैं, फैशन बिग बाजार उसमें है, तो उसकी अपनी एक ग्रोथ रहेगी। मैं समझता हूँ कि 25-30% ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में दिल्ली वालों को झेलना पड़ सकता है भारी बिजली संकट। पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। देश ने ऐसी गर्मी नहीं देखी, देश ने ऐसी प्यास कभी नहीं देखी। पारे और प्यास की इस जोड़ी ने देश के बड़े हिस्से को परेशान कर रखा है। इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसी गर्मी सालों बाद आई है। आइए आपको दिखाते हैं अगले हफ्ते कैसा रहने वाला है पारे का मिजाज। गर्मी इस साल अपने चरम पर है। पूरा देश गर्मी से झुलस रहा है। सूरज के तल्ख तेवर बड़ों से लेकर बच्चों तक पर भारी पड़ रहे हैं। इसी की सबूत हैं ये खाली सड़कें। गर्मी बहुत है, पानी पीने बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, न कोई पौधाला खुला न कोई हैंडपैप यहाँ पे है। गर्म के मारे बेहाल है। अगर सर पे गमछा न बांधो तो चला नहीं जा रहा है, ये हाल है। इस साल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ये समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि ठीक आज ही के दिन यानी 4 मई को पिछले साल क्या तापमान रहा था और आज इसमें कितनी बढ़ोतरी है। 4 मई 2015 को दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, तो आज ये 2 डिग्री ज्यादा यानी 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में पिछले साल आज के दिन तापमान 38 डिग्री था, जबकि आज 43 डिग्री से भी ऊपर है। बात जयपुर की करें तो पिछले साल तापमान 39 डिग्री था, लेकिन आज 41 डिग्री तक जा पहुंचा। भुवनेश्वर का तापमान पिछले साल 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, आज ये 2 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। चेन्नई का तापमान पिछले साल 35 डिग्री था, पर इस बार पारा 2 डिग्री ज्यादा चढ़ गया। साफ है इस बार सूरज का मूड पिछले साल से ज्यादा खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले हफ्ते इससे भी जोरदार गर्मी पड़ने वाली है। अगले 3 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, भुवनेश्वर या चेन्नई कहीं का भी पारा गिरने का नाम नहीं लेगा। अलबत्ता इसके चढ़ने का अंदाजा जरूर है। सफदरजंग जो हमारे ऑब्जर्वेटरी उसने 44 डिग्री रिकॉर्ड किया है और ये 45 से ऊपर ही होगा। ये सामान्य से हमारे यहाँ जो है सफदरजंग में 5 डिग्री ज्यादा है। भीषण गर्मी की इस परेशान करने वाली खबर के बाद राहत की एक ही आस है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून वक्त पर आ रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश भी सामान्य से ज्यादा होगी, लेकिन अभी इस राहत को आने में काफी वक्त है। पूनम मालपुरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस भयानक गर्मी में दिल्ली को बिजली संकट का सामना यहां करना पड़ सकता है। सरकारी पावर कंपनी एनटीपीसी ने दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस को नोटिस भेजा है। बीएसईएस को करीब 1300 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया है। एनटीपीसी ने कहा है कि बीएसईएस ने अगर बकाया 5 दिनों के भीतर नहीं चुकाया तो 11 मई से बिजली कटौती हो सकती है। इस नोटिस के जवाब में बीएसईएस ने बयान जारी किया है कि वो बकाया चुकाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से सब परेशान है, लेकिन एक वर्ग है जिसकी चांदी हो रही है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाजार गर्मी से गर्म हो रहा है। उत्साहित कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। कूलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सिम्फनी ने देश का पहला माउंटेड एयर कूलर बाजार में उतारा है। नाम है क्लाउड। ये पहला कूलर है जिसमें पानी भरने के लिए ऑटोमेटिक पंप लगा है और कीमत है 15,000 रुपए। इसका कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करते करते बहुत समय लग गया, क्योंकि ये इतना अनोखा
कॉन्सेप्ट है कि ये आसानी से नहीं हो सकता था। तो हमने ये राइट सीजन में लॉन्च किया है जब सबसे ज्यादा गर्मी है। न सिर्फ सिम्फनी बल्कि एसी बनाने वाली कंपनी पैनासोनिक, ओनिडा और हिताची ने इन्वर्टर वाले एसी की नई रेंज बाजार में उतारी है, जबकि एलजी ने 1000 लीटर की क्षमता वाला फ्रिज भी बाजार में उतारा है। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बिजली की खपत भी बढ़ी है और किल्लत भी, लिहाजा कई कंपनियों ने बिजली बचाने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बाजार में उतारे हैं। हमारे प्रोडक्ट 15 से 20% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, तो ये नए प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। बजाय कूलिंग के लिए और क्या नया प्रोडक्ट होता है? एयर कंडीशनिंग के अलावा और तो कुछ होगा नहीं। या कूलर होता है, या पंखा होता है, या एयर कंडीशनर है। तो एयर कंडीशनर विद लो एनर्जी एफिशिएंसी, हाई एनर्जी एफिशिएंसी, लो पावर कंजम्पशन इज आवर ऑफरिंग। इस गर्मी ने अरसे से ठंडे पड़े इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट में भी गर्मी ला दी है। कंपनी को उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में ईशा शर्मा के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 मई तक का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट की संभावना के बारे में 6 मई तक सूचित करे। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को इस सिलसिले में सुझाव दिए हैं, लेकिन उन्हें सरकार से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल से कोर्ट की देखरेख में उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिगरेट कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिक्टोरियल वार्निंग के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने से मना कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट से इस मामले में 8 हफ्ते के भीतर अंतिम फैसला सुनाने को भी कहा है। आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के सिगरेट के पैकेट के 85% हिस्से पर स्वास्थ्य से जुड़ी पिक्टोरियल वार्निंग छापने के फैसले को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए और मजबूत हो गया है। इंडियाना प्राइमरी में टेड क्रूज पर जीत हासिल करने के साथ ही इस बात की संभावना बढ़ गई है कि वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। टेड क्रूज रेस से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने अपना अभियान खत्म करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड की इस जीत के बाद साफ हो गया है कि 8 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वो और हिलरी क्लिंटन आमने सामने होंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी विदेशी कंपनियों के खिलाफ पतंजलि की मुहिम में शामिल हो गए हैं। वाकया बड़ा दिलचस्प है, आइए आप खुद ही देख लीजिए। कैसे रामदेव महाराज आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो गए, जेलसी है सबको, और इसलिए सब तिरछी नजर से देखता है। अभी जितना ये प्रोडक्ट बनाया है, अभी तो हम एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे और इनके ऊपर हमला करेगा। सब नकली बना के आप कुछ इंजेक्ट कर देगा, आप फिर इनके ऊपर हमला कर। जैसे गाय का घी है लालू जी, हाँ, अब ये शुद्ध है। हाँ। अब इसमें कोई सुई लगा के बोले, हाँ, और जहर घुसा के बोले कि बाबा ने जहर घुसा दिया, बाबा क्यों जहर घुसाएगा? ये भारी षड्यंत्र कर सकता है सब कोई। इसीलिए इनको हमने टेलीफोन पर आगाह किया कि सब पर सावधानी बरतने की जरूरत है। ये तो एकदम जबरदस्त निकाला है। इसको लगाने से ना चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सोना। ये स्वर्ण कांति गोल्ड क्रीम है। पहले 10,000 रुपए का बेचता था, 10,000 रुपए का, और हमने ये दे दिया खाली 399 रुपए का। खोल कर दिखाइए ना लोगों को। ये देखो इतना जोरदार है। ये आपके चेहरे पर लगाता हूँ ना, ये देखो चश्मा लगाइए। ये देखो, ये सोने जैसा चमकने लगे। देखो आप लोग, ये देखो सच्ची में, ये देखो गोल्ड जैसा। देखो ये गोल्ड क्रीम है लालू जी, देखने में सफेद है, जब लगता है ना, देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू है। लालू जी आप थोड़ा एनर्जी बार खाइए थोड़ा। ये ऐसा है, इतना जोरदार है, और इसमें एक तो सुपरस्टार है। ओहो, आप भी सुपरस्टार हैं, ये भी सुपरस्टार हैं दोनों। ये देखो, ये सुपरस्टार लालू जी, ये तो सुपरस्टार है। ये विदेशी कंपनियां बनाती थी पहले खाली, अब हमने देसी सुपरस्टार बना दिया है। आप इसको खाइए, थोड़ा सा खाइए, आपको शुगर है ना, ज्यादा नहीं खाना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कैसा है लालू जी? बहुत अच्छा है, दांत में भी नहीं सकता है। इसको दे दो मातो। और ये सुनो, ये वो है, ये एनर्जी बार दूसरा है जो आप शुगर वाले भी खा सकते हैं। एनर्जी मिलेगी इनको। और क्या एनर्जी तो चाहिए लालू जी को, बहुत लड़ाई लड़नी है ना आगे। लालू जी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आएंगे, और ये हमारे योग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं।
तो यहाँ दिलचस्प मुलाकात लालू प्रसाद यादव और बाबा रामदेव में। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज पर। नमस्कार।